हेलो दोस्तों। कल गणित सहायक का पेपर है। उसके लिए हम भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था के बार बार पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं एग्जाम में उनको लेकर आए हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, आपका पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। दल विहीन लोकतंत्र किसने दिया था? तो वो दिया था जयप्रकाश नारायण ने, दल विहीन लोकतंत्र। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक किसकी है? तो ग्रेनवेल ऑस्टिन की ये पुस्तक है। भारतीयों के साथ जो ब्रिटिश कंपनी है उसका व्यापार कब बंद हुआ? तो 1813 में हुआ था और 20 वर्षों के लिए जो है चाइना के साथ बढ़ा दिया था, लेकिन उसको भी 1833 में समाप्त कर दिया था। समिति की बात करें तो संचालन समिति और राष्ट्रध्वज समिति जो है इसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जबकि संघीय और संघ दोनों में संघ संघ आ रहा है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए। प्रारूप के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रांतीय संविधान समिति एवं मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति के जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन इसकी दो उप समिति थी। मौलिक अधिकार उप समिति जो हो गई जेबी कृपलानी की हो गई और अल्पसंख्यक उप समिति जो है वो एच एस मुखर्जी की हो गई। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो ग्रेविल ऑस्टिन ने कहा था। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना में जो है बेरूवारी जो है 1960 में आया था। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसमें क्या कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। जबकि गोलकनाथ 1967 में कहा गया है कि अंग तो है लेकिन संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन केशवानंद 1973 में कहा गया है कि जो है प्रस्तावना संविधान का भाग है, उसमें संशोधन कर सकते हैं। और उसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, जिसके तहत जो है कुछ शब्द जोड़े गए थे। अब अनुसूची की बात कर लेते हैं। यहाँ से भी एक प्रश्न एग्जाम में जो है यूके ट्रिपल एस सी पूछ रहा है। तो पहली अनुसूची जो है वो संघराज्य क्षेत्र से संबंधित है। दूसरी वेतन भत्ते से। तीसरा पदाधिकारियों की जो शपथ हैं उससे। चौथे में हो गया राज्यसभा में स्थान, सीटों का आवंटन। पाँचवें में हो गया अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र। छठे में हो गया असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम जनजाति क्षेत्र। सातवें में हो गया सूची, जो संघ सूची है, राज्य सूची है या समवर्ती सूची है, वो सातवीं अनुसूची में हो गई। आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं। नवीं अनुसूची में जो है भूमि सुधार है। और 10वीं अनुसूची में दल बदल। और 11वीं में है पंचायती राज। और 12वीं में है नगर पालिका। ये पहले संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। जो ये 10वीं हो गई 1952वां संविधान संशोधन 1985। ये 73वां संविधान संशोधन 1992। और ये भी 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई थी, जो 1993 से लागू हुए थे। अब बात करते हैं, अगला टॉपिक है हमारा कि अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो है वो राज्यों का संघ है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरा क्या है कि नए राज्यों का प्रवेश दूसरे अनुच्छेद में। तीसरे में जो है सीमा परिवर्तन से है। रियासत शामिल हुई हैं, तो रियासत जो है जैसे भारत जब आज़ाद हुआ तो 500 से अधिक रियासतें थी, उनको जो है एकीकरण करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव पी.बी. मेनन की जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद भी 3 जो है रियासत जो है इसमें शामिल नहीं हो पा रही थी, तो उनको किस प्रकार किया? जो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के अनुसार, कश्मीर पर को जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर, और हैदराबाद को जो है पुलिस कार्रवाई के द्वारा ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो है शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है 31 अक्टूबर 2019 को बने। और गोवा दादर नगर हवेली का जो विलय हुआ है वो कब हुआ? 26 जनवरी 2020 को। अब बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग की। इसका गठन तो 1953 में हुआ था, लेकिन पारित ये 1 नवंबर 1956 को हुआ। इसके तहत बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। और इसके जो अन्य 2 सदस्य थे वो थे के एम पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है वो क्षेत्रीय परिषद का गठन करता है। इसके अध्यक्ष लेकिन गृह मंत्री होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। और 5 थी पहले ये, अब 6वीं जो है 1972 में बनी पूर्वोत्तर परिषद। इसका मुख्यालय जो है नागालैंड के शिलांग में है। और उत्तराखंड जो है वो मध्य क्षेत्रीय परिषद में आती है, जिसका मुख्यालय जो है प्रयागराज में है। अब बात करते हैं नागरिकता की। भाग 2 में जो है नागरिकता का जिक्र है अनुच्छेद 5 से 11 तक। नागरिकता जो है भारत की कैसे प्राप्त की जा सकती है? 5 तरीकों से। जन्म, वंश परंपरा, देशीकरण, पंजीकरण, भूमि विस्तार। और समाप्त कितने तरीकों से हो सकती है? तो 3 तरीकों से। नागरिकता त्याग करके, सरकार द्वारा वंचित करके, और विदेशी नागरिकता ग्रहण करके। इन 3 तरीकों से जो है नागरिकता समाप्त हो जाती है। अब एक नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में आया था। ये 6ठी बार संशोधन हुआ है नागरिकता अधिनियम में, जो 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ। इसमें क्या है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो है ये 6 धर्मों के लोग अगर आते हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, इन 6 धर्मों के लोग। ठीक है, आप याद रखना। मूल अधिकार जो भारतीयों को प्राप्त है केवल वो है 15, 16, 19, 20, 21,
ये 5 मूल अधिकार जो हैं केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, बाकी से सभी को प्राप्त हैं। ये 15, 16, 19, 29, 30 है, इसको करेक्शन कर लेना, 29, 30 है ये। 44वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 का एफ से हटाकर जो है संपत्ति के अधिकार को 300 कै में शामिल किया गया। आपातकाल में मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है कि अनुच्छेद 358 में कहा गया है कि अगर युद्ध या बाह्य आक्रमण होगा तो अनुच्छेद 19 जो है स्वतः समाप्त हो जाएगा। अगर सशस्त्र विद्रोह के कारण होता है तो अनुच्छेद 19 बना रहेगा। तो ये जो हो गया ये अनुच्छेद 19 से रिलेटेड है। जबकि 359 क्या है कि अनुच्छेद 19 के जो अतिरिक्त हैं मूल अधिकार उनको कैसे निलंबित किया जा सकता है, तो उनको निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति। और इसमें भी क्या है कि 44वें संविधान संशोधन से एक शर्त जोड़ी गई कि जब इस अनुच्छेद 19 के अतिरिक्त जो बाकी वो हैं मूल अधिकार पे जब रद्द किए जाए मतलब निलंबित किए जाएंगे तो उसमें जो है 20-21 तब भी बने रहेंगे। तो ये 44वां संविधान संशोधन था। इसमें क्या है कि आंतरिक अशांति के स्थान पर जो है सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया जाएगा। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। मौलिक अधिकार में संशोधन जो है संसद अनुच्छेद 368 के तहत कर सकती है। निलंबन जो है राष्ट्रपति करता है, जबकि संरक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट है अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 13 में क्या है कि न्यायिक पुनर्वलोकन जो है हाईकोर्ट 226 अनुच्छेद के तहत। अब बात करते हैं EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है संविधान संशोधन 103 के द्वारा जो है 15 के 6 और 16(6) में जो है संशोधन किया गया। अब बात करते हैं 19 वन में जो है जो स्वतंत्रता दे रखी है उसमें 19 वन के ख में भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19 के ख में वन के ख में शांतिपूर्वक बिना हथियार रखने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता। जबकि चैम को जो है हटा दिया था, संपत्ति का अधिकार रखने की स्वतंत्रता जो है ये कानूनी अधिकार बना दिया था। और ये इसमें क्या है आजीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो ये इस प्रकार से 19 वन के तहत हमें 6 स्वतंत्रता प्राप्त हैं। अनुच्छेद 21 का जो विस्तार किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट ने मैन का केस में जो है इसका विस्तार किया है। अब बात करते हैं रिट जो है 5 प्रकार की है। बंदी प्रत्यक्षीकरण कि किसी भी व्यक्ति को अगर बंदी बनाया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर जो है न्यायालय में जो है लाना होगा। परमादेश जो है वो हम आदेश देते हैं कि आप ये जो है कार्य किस उससे कर रहे हो। प्रतिषेध जो है इसे रोकना, अगर कोई जैसे हाई कोर्ट जो है कोई निर्णय दे देता है, गलत निर्णय दे रहा है तो उसको रोक सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है इस तरीके से। या हाई कोर्ट अपने निचले वाले कोर्टों को उत्प्रेषण रद्द करना, कोई निर्णय दे दिया हो तो उसको रद्द करने के लिए। अधिकार परीक्षा, अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकार से बढ़ के कार्य कर रहा हो तो वो उससे पूछा जा सकता है कि ये तुम किस अधिकार से कार्य कर रहे हो। राष्ट्रपति जो है इसके अनुच्छेद याद रखने की ट्रिक है पकानी रिपपा अस समरी। पै से पद हो गया, का से कार्यपालिका शक्ति, नी से निर्वाचन, री से रीति, पै से पदअवधि, पा से पात्रता या पुनर्निर्वाचन, और ऐ से अहर्ताएँ, और सै से शर्तें, और सै से शपथ, मै से महाभियोग, और री से रिक्ति को भरना। तो ये 52 से लेकर 162 तक जो है राष्ट्रपति से संबंधित है। उपराष्ट्रपति की ट्रिक की बात करें तो पस का निकास शनि, पै से 63 में पद हो गया, 64 में राज्यसभा का सभापति हो गया, 65 राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करना, 66 में निर्वाचन, 67 में कार्यकाल, 68 में समय निर्वाचन, 69 में शपथ, और 70 में सुप्रीम कोर्ट का, अगर मतलब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का सीजे जो है राष्ट्रपति का कार्य करेगा। तो ये 70 में कहा गया है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति निर्वाचन। ये प्रश्न जो है एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, एसआई में भी आया और जो है स्टेनो के पेपर में भी था। हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। तो संसद जो है उसके लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, एक हो गया विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पौंडुचेरी के निर्वाचित सदस्य, ये इसमें भाग लेते हैं। लेकिन कौन नहीं लेता है, विधान परिषद के सदस्य नहीं लेते इसमें, और जो भी मनोनीत सदस्य होते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते। लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो। लेकिन इसमें राज्यों के जो है सदस्यों का कोई रोल नहीं होता। 91 संविधान संशोधन क्या हुआ था, पीएम सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या हो सकती है वो 15% से ज़्यादा नहीं होगी। राज्यसभा की शक्ति की बात करें तो 249 में क्या कहा गया कि जो राज्य से संबंधित विषय हैं उन पर कानून बना सकती है राज्यसभा, और 312 में कहा गया है कि जो अखिल भारतीय सेवाएं है उनका सृजन कर सकती है। ये राज्यसभा को असीम पावर दी गई है। अगर बात करें हम जो विधेयक हैं हमारे, उनमें वित्तीय विधेयक और धन विधेयक पर जो है राज्यसभा को कोई पावर नहीं है, इस पर लोकसभा का अधिकार है। साधारण और संविधान संशोधन पे जो है बराबर अधिकार है राज्यसभा का।
अब संयुक्त बैठक की बात करें तो संयुक्त बैठक जो है साधारण और वित्तीय विधेयक पे बुलाई जा सकती है, जबकि धन और संविधान संशोधन पे जो है नहीं बुलाई जा सकती संयुक्त बैठक। इसके अध्यक्षता कौन करते हैं? स्पीकर करते हैं। और अनुच्छेद 108 के तहत इसे बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति इसको बुलाता है। उपराष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकते क्योंकि ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। अगर मतलब लोकसभा स्पीकर नहीं है तो लोकसभा उपसभापति करेगा, मतलब फिर उसके बाद राज्यसभा का उपसभापति कर सकता है, लेकिन राज्यसभा सभापति नहीं करेगा क्योंकि राज्यसभा सभापति को उपराष्ट्रपति कहते हैं। उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। 61वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि जो मतदान आयु है वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई। कौन सा संविधान संशोधन? 61वां। संचित निधि की बात करें तो संचित निधि जो है अनुच्छेद 266 में है। लोक लेखा निधि भी 266 में है। आकस्मिकता निधि जो है 267 में है। और आकस्मिकता अधिनियम जो कब आया था? वो आया था 1950 में। अब बात करते हैं प्रश्नकाल जो है 11 से 12 तक, शून्यकाल 12 से 1 1962 से शुरू हुआ भारत में। इसका कार्य मतलब 1962 से शुरू हुआ, भारत से शुरू हुआ था। अब बात कर लेते हैं समिति की। प्राक्कलन समिति जो है इसमें सिर्फ लोकसभा के 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। और कार्यकाल कितना होता है इसका? 1 वर्ष का होता है। इसका कार्य क्या है? वो है अनुमानित जो खर्च है उसको कम करना, लेकिन अगर खर्च हो गया तो उसको जांच करना उसकी, वो काम करती है लोक लेखा समिति। इसमें 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और ये कैग के परीक्षण की जांच करती है। सरकारी उपक्रम जो है 15 लोकसभा 7 राज्यसभा, और ये LIC, एयर इंडिया, इस तरीके की जो सरकारी उपक्रम है उनकी जांच करती है। तो ये हमारे जो पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कुछ। अब हम अर्थव्यवस्था के पढ़ते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पूंजीवादी की बात करें तो निजी क्षेत्र का वर्चस्व होता है। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। द वेल्थ ऑफ नेशन जो है इसमें एडम स्मिथ ने इसका जिक्र किया था। समाजवादी में बात करें तो सरकारी नियंत्रण, चीनी, वियतनाम, उत्तर कोरिया। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की है, इसमें जो है सरकार का नियंत्रण होता है समाजवादी में। लेकिन भारत में कैसी है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पे निजी और सरकारी जो है दोनों जो सेक्टर का वर्चस्व होता है। भारत, नॉर्वे, स्वीडन में जो है इस प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। अब क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। तो प्राथमिक में जो है प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है, जैसे कृषि, खनन, मत्स्य पालन, वानिकी, ये प्राकृतिक क्षेत्र में आ गए, प्राथमिक क्षेत्र में आ गए। द्वितीयक क्षेत्र जो है ये प्राकृतिक क्षेत्र पर निर्भर करता है, जैसे विनिर्माण, निर्माण, गैस, जल, विद्युत। तीसरा क्या है कि व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, जो सभी प्रकार की सेवाएं होती हैं वो तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। अब उत्पादन के कारक की बात करें तो उत्पादन के कारक है श्रम, पूंजी, भूमि, उद्यमशीलता जो है ये उत्पादन के 4 कारक हैं। पूंजी का संग्रहण पुस्तक किसकी है? तो जॉन रॉबिन्सन की है। व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत हॉर्ट्रे ने दिया। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये जॉन मेरवार्ड किसकी है? अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय की। तो राष्ट्रीय आय में जो है प्रथम प्रयास 1867 में दादाभाई नौरोजी ने किया, 1911 में, और F सिराज ने 49 रुपये। राष्ट्रीय आय समिति जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? PC महानोलोबिस। और इसके अन्य जो 2 सदस्य थे वो थे डॉक्टर R गाडगिल या BKRV राव। मानव विकास सूचकांक की बात करें तो HDI जो है UNDP ने 1990 में दिया। महबूब उलक और अमर्त्य सेन ने जो है ये दिया था। इसमें जो है 3 स्तर पर ये मापा जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। इसका मान हमेशा 0 से 1 के मध्य होता है। गरीबी की बात करें तो सापेक्षिक गरीबी क्या होती है कि विभिन्न आय के वर्ग के मध्य जो है विषमता, सापेक्षिक गरीबी हो गई। जबकि निरपेक्ष गरीबी जो है वो भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा का अभाव जब होता है किसी के पास तो वो निरपेक्ष गरीबी में आता है, मतलब उससे किसी की तुलना नहीं की जा रही। लेकिन सापेक्ष में क्या है? तुलना की जा रही है कि उसकी अगर मतलब 10 लाख है तो दूसरे व्यक्ति की 1 लाख है तो वो उसकी अपेक्षा जो है गरीब है, तो वो सापेक्षिक गरीबी हो गया। लेकिन निरपेक्ष गरीबी वो होती है जिसमें मान लीजिए वो अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को भी पूरा नहीं कर पा रहा तो वो निरपेक्ष गरीबी में आता है। तो ये जो है इस प्रकार की गरीबी भारत में होती है। अब समिति की बात करें तो इससे रिलेटेड जो समिति है वो इस प्रकार है। बाइके अलग समिति 1977 से 79, इन्होंने शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी अगर पर डे कोई व्यक्ति नहीं कर पाता तो वो गरीब है। लकड़ा वाला जो है 1989 से 93, इसमें कृषि श्रमिक आधार पर जो है इन्होंने कहा। सुरेश तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में कहा कि अगर कोई व्यक्ति 816 रुपये महीना नहीं कर पा रहा या शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये महीना तो वो गरीब है। इनके अनुसार जो है 21.9% लोग क्या थे? वो गरीब थे। रंगराजन ने कहा था कि 29,972 ग्रामीण क्षेत्र में और 1407 जो है शहरी क्षेत्र में अगर मंथली कोई नहीं कमा रहा तो वो गरीब है। 29.5% लोग जो है रंगराजन समिति के अनुसार क्या थे? गरीब थे। अब जो है लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक जो है वो किससे संबंधित है? तो ये गरीबी से संबंधित हैं। बेरोजगारी की बात करें तो ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होता है कि जो प्रचलित मजदूरी पर अगर कार्य न करना
तो वो ऐच्छिक बेरोजगारी होता है, मतलब कोई मजदूरी प्रचलित है, मान लीजिए 200 रुपये महीना 200 रुपये पर डे चल रहा है, अगर कोई व्यक्ति उस पर भी कार्य नहीं कर रहा तो वो उसकी इच्छा से बेरोजगार है वो अपनी। अनैच्छिक क्या है कि अगर कोई व्यक्ति 200 रुपये पे करना चाह रहा है लेकिन उसे फिर भी कार्य नहीं मिल रहा तो वो अनैच्छिक हो गई। अदृश्य प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या हो गई, ज़रूरत से ज़्यादा। इस प्रकार की बेरोजगारी किस में पाई जाती है, तो कृषि में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मान लीजिए कहीं पे 10 व्यक्तियों से काम चल जा रहा है तो उसी कृषि में जो है अगर 20 व्यक्ति लगाए जाए तो 10 व्यक्ति जो है वो फालतू में लगे हुए हैं, उत्पादन तो उतना ही होना है। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से अदृश्य प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। संरचनात्मक क्या होती है कि तकनीक के कारण बेरोजगारी। मान लीजिए जो पुराने ज़माने के थोड़े व्यक्ति हैं, अगर वो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते तो उनको हटा दिया जाएगा क्योंकि नए लोगों को रखा जाएगा। तो संरचनात्मक तरीकों से जो बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है वो संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। भगवती कमेटी ने बेरोजगारी से संबंधित 3 धारणाएं दी थी। सामान्य स्थिति 365 दिन, चालू साप्ताहिक साप्ताहिक तौर पे, और चालू दैनिक। तो इसमें एक ऑप्शन पूछा जाता है कि कौन सा इसमें नहीं है, तो मंथली इसमें नहीं होता। मंथली दौर पे जो है काउंट नहीं की जाती बेरोजगारी। IRDP की स्थापना 1980, ट्राइजेम की 1979, RLEGP 1983 और NREP 1980। तो ये कुछ थे जिनकी स्थापना। राष्ट्रीय आय की बात करें तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है आंकड़े NSO 2019 से जो है इसकी गणना कर रहा है। विधि मापने की विधि कौन सी है, तो उत्पादन, आय, व्यय। BKRB राव ने वैज्ञानिक विधि से जो इसकी मापन किया था। हिंदू वृद्धि दर की बात करें तो प्रोफेसर राजकृष्ण जो है राष्ट्रीय आय वृद्धि से संबंधित है। प्रोफेसर राजकृष्ण जो है हिंदू वृद्धि दर से संबंधित है और ये किससे रिलेटेड है, राष्ट्रीय आय से। आधार वर्ष की बात करें तो 2011-12 जो है इसका आधार वर्ष है। सूत्र की बात करें तो GDP फैक्टर कॉस्ट पे जब मापी जाती है तो मार्केट को जो है कॉस्ट से क्या करते हैं, हम अप्रत्यक्ष कर घटा देते हैं और सब्सिडी जोड़ देते हैं। अगर नेट की बात करें तो GDP में जो है अगर नेट निकालना हो तो मूल्य ह्रास घटा देते हैं। GDP जो है घरेलू सीमा के भीतर जो है निवासी और गैर निवासी जो है उनके द्वारा जो है अर्जित आय जो है वो होती है GDP। और GNP अगर निकालना हो तो इसमें क्या करेंगे, हम जो हमारे व्यक्ति बाहर रह रहे हैं उनको जोड़ देंगे और जो बाहर के व्यक्ति यहाँ रह रहे हैं उनकी आय को हम घटा देंगे, तो GNP हमारी निकल जाएगी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब बात करते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। 1 जून 2005 को इसकी संकल्पना हुई, 12 जुलाई 2006 को स्थापना हुई। इन दोनों को मिला के जो है 23 मई 2019 को NSO बना दिया। भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है PC महालनोबिस 17 दिसंबर 1931 को। महंगाई भत्ते का निर्धारण कौन करता है, तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक करता है। आर्थिक नियोजन की बात करें तो पहली रूपरेखा 1934 में M विश्वेश्वरैया द्वारा प्लानिंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया में दी गई थी। राष्ट्रीय योजना समिति 1968 में INC के अध्यक्ष मतलब सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष थे उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बॉम्बे प्लान की बात करें तो 1944-45 में जो है 8 प्रमुख पूंजीपतियों के द्वारा जो है बॉम्बे प्लान लाया गया था। गांधीवादी योजना 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा। जन योजना 1945 में MN रॉय द्वारा। सर्वोदय योजना 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा। योजना आयोग 15 मार्च 1950। सिफारिश किसकी थी, KC नियोगी की सिफारिश पर जो है योजना आयोग की स्थापना हुई। अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे पहले अध्यक्ष इसके, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो मोंटिंग सिंह आहलूवालिया जो हैं इसके अंतिम थे और गुलजारी लाल नंदा जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। 1 जनवरी 2015 से जो है योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग हो गया। तो मोंटिंग सिंह आहलूवालिया जो है अंतिम इसके उपाध्यक्ष थे। 1 जनवरी 2015 से जो है इसके स्थान पर नीति आयोग हो गया है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद की। 6 अगस्त 1952 को संविधानेतर निकाय है ये, अध्यक्ष इसके PM होते हैं। आर्थिक नियोजन जो है वो किसका विषय है, तो संवर्ती सूची का विषय है। प्लानिंग एंड द पोर किसकी पुस्तक है, तो BS मिन्हास की ये पुस्तक है। पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं, पहली हेराल्ड डोमर मॉडल पर, दूसरी PC महालनोबिस पर, तीसरी सुखमय चक्रवर्ती, चौथी अशोक रुद्र LNS और 5वीं है DP धर पर। उद्योग की बात करें तो राउरकेला उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, बोकारो झारखंड। ये पहले 3 जो है ये दूसरी FIP में लगे, मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी में जो है बोकारो लगा। अब ये किसकी सहायता से लगी ये लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। वार्षिक योजना की बात करें तो हमारे पास 7 वार्षिक योजना हुई हमारे भारत में। जैसे 1966 से 1969 तक 3 हो गई, फिर उसके बाद 1978 से 80 2 और 90 से 92 2, तो 7 जो है वार्षिक योजनाएं आई। FYP जो है पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी, दूसरी जो है उद्योग पर आधारित थी। अनवरत योजना की बात करें तो 1978 से 80 तक जो है अनवरत योजना आई।
किसने वर्णन किया इसका? गुरनाल मित्तल की एशियन पुस्तक ड्रामा पुस्तक में इसका वर्णन किया गया। जनता पार्टी सरकार लेके आई थी और योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष थे DT लकड़वाला ने जो है इनकी जो है दोनों के सहमति से जो ये आई थी अनवरत योजना 1978 में। तीसरा क्या, अगला क्या है कि हरित क्रांति जो है 1966-67 में आई। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति कौन लाए थे? MS स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति जो है वो वर्गीज कुरियन लाए थे 1970 में। कृषि मूल्य आयोग 1965 में इसकी स्थापना हुई। 1985 से इसे कृषि मूल्य लागत आयोग के नाम से जाना जाता है। IDBI 1964, UTI 1964, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1965। अब बात करते हैं 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर। नाबार्ड 12 जुलाई 1982 सिब्रामन समिति की सिफारिश पर। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 में। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974। IRDP 2 अक्टूबर 1980। NREP 1980। एग्जिम बैंक 1 जनवरी 1982। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 और 1992 से इसे मान्यता मिली। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 24 दिसंबर 1986, इसलिए उपभोक्ता संरक्षण दिवस जो है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। LPG जो आया, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण जो है 24 जुलाई 1991 को राव मनमोहन मॉडल जो आया था, उसके बाद उदारीकरण हुआ, वैश्वीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई। रुपये का अवमूल्यन 3 बार हुआ है 1949, 1966, 1991। अब नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ। इसे थिंक टैंक और सहकारी संवाद के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें राज्यों का भी उतना ही रोल है जितना केंद्र का। विकेंद्रीकरण इसने अपनाया है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, अध्यक्ष जो है इसके PM होते हैं और उपाध्यक्ष कौन है इस समय वर्तमान में? सुमन बेरी। और CEO कौन है? तो वो है BR सुब्रमण्यम। औद्योगिक नीति की बात करें तो पहली जो आई थी वो 1948 में आई थी, 6 अप्रैल 1948। दूसरी जो है वो राव मनमोहन मॉडल 24 जुलाई 1991 को आई LPG के नाम से। आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020 को आया। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? तो वो है कांडला। सिडबी जो है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है जो लघु उद्योगों को ऋण देता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में। और इसकी स्थापना हुई है 2 अप्रैल 1990 को। मुद्रा योजना ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। 7 अप्रैल 2015 को आई। शिशु के लिए 50 के ऋण और किशोर के लिए 50,000 से 5 लाख और तरुण के लिए 5 लाख से 10 लाख। खाद्य एवं ग्रामोद्योग की स्थापना 1956 में हुई। फिक्की की 1927 में। बैंकिंग की बात करें तो गर्म मुद्रा क्या होती है? जो शीघ्र पलायन कर जाती है, गर्म मुद्रा हो गई। हार्ड कौन सी होती है? जो जिसकी आपूर्ति जो है कम होती है मांग से, मतलब मांग ज़्यादा है लेकिन आपूर्ति कम हो रही है तो वो हार्ड करेंसी। सॉफ्ट करेंसी वो होती है जिसकी आपूर्ति ज़्यादा होती है लेकिन मांग कम होती है। भारत में मुद्रा क्या हुआ? 1935 में RBI को अधिकार दिया गया। 17 भाषाएं इसमें नोट पे होती हैं। अब बात करते हैं RBI की। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर 1926 में RBI की स्थापना हुई। एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसने कार्य करना शुरू किया। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 को। गवर्नर कौन है इसके पहले? सर ऑस्वान स्मिथ। राष्ट्रीयकरण जब 1949 में हुआ तो उस समय गवर्नर कौन थे? तो वो थे CD देशमुख। वर्तमान में कौन बने अभी हाल ही में? संजय मल्होत्रा। लेखा वर्ष की बात करें तो 1 जुलाई से 30 जून तक जो है इसका RBI का लेखा वर्ष होता है और मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। न्यूनतम कोष प्रणाली जो है ये 1957 में अपनाई गई और 200 करोड़ जो है इसमें रखना रिजर्व होता है अपने पास। मौद्रिक नीति की बात करें तो बैंक दर, सीमांत स्थायी सुविधा, खुले बाजार की क्रिया, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, CRR, SLR, तो ये RBI की मौद्रिक नीति है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो मौद्रिक नीति RBI की हो गई, एक और गई सरकार की राजकोषीय नीति। तो राजकोषीय नीति में क्या आता है कि राजस्व कर हो गया, पूंजीगत कर हो गया, प्राप्तियाँ हो गई, तो वो राजकोषीय नीति में आते हैं। जबकि मौद्रिक नीति में ये वाली चीज़ें आती हैं। तो उसमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नहीं आता। तो पिछली बार ऑप्शन में खुले बाजार की क्रिया थी, तो ये भी एक मौद्रिक नीति में आता है। तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लें। ये वाली जो चीज़ें हैं ये मौद्रिक नीति में होती हैं। और राजकोषीय नीति है जब राजकोषीय हम जैसे बजट पास होता है, बजट से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो राजकोषीय नीति में आती हैं। तो इसको आप याद रखना। तरलता ब्याज को प्रभावित करती है। बैंक दर, RBI जो है व्यापारिक बैंकों को अगर दीर्घकालीन ऋण देता है तो वो हो गई बैंक दर। अगर वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है तो रेपो दर हो गई। बैंकों की RBI के पास जो जमा होती है उसे CRR कहते हैं। मतलब जो बैंक हैं अगर RBI के पास जो जमा करते हैं उसे CRR। SLR जो हो गई, जो बैंक अपने पास रखते हैं उसे SLR कहते हैं। PLR जो हो गई न्यूनतम हर
वह जिस पर ग्राहक को जो है वो ऋण दे सकता है। मतलब बैंक जो है अगर ग्राहक को जिस प्रतिशत पर ऋण दे रहा है तो उसे पीएलआर कहते हैं। मुद्रा तरलता की बात करें तो M1 जो होती है मुद्रा, वो सबसे ज़्यादा तरल होती है। तो ये आज हमारा पॉलिटी और जो है इकोनॉमिक्स के कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हम इसमें लेके आए हैं, जो कल के पेपर के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो इसको आप एक बार ज़रूर देखें। धन्यवाद। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लें। आगे वाले एग्जाम की तैयारी भी आपको टेलीग्राम पे कराई जाएगी।